यस, थैंक यू। यस, गति का नाम कर्म कि जिस कर्म के उदय से जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, कि नेक्स्ट की चार जो गतियां हैं कि कहाँ जाएगा, वो तिर्यंच नाम कर्म का बांधेगा, या नरक गति, मनुष्य गति, या देव गति। और मतलब ये जो सब नाम के हिसाब से कि जिस गति के वो बांधता है, कि नारक भाव हो तो नरक गति, तो या तिर्यंच के भाव हो तो तिर्यंच गति, ये अपन ने पढ़ा ही है सारा। फिर हाँ, ये चार एक गति अलग हो गई। अलग। उसके बाद 5 से 9 हाँ, जाति कर्म हो गए। जाति में यस 5 प्रकार की है ना। हाँ, उसका पेज एक नंबर। एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये हो गई 5 जाति नाम कर्म में आ गई है। फिर शरीर नाम कर्म हो गए। फिर शरीर के भी 5 तरह के शरीर बताए हैं: औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस और कार्मन शरीर। तो ये भी नाम कर्म के उदय के कारण हमें मिलते हैं। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंच को मिलता है। वैक्रयिक शरीर के निमित्त से नारकियों को, देवों को मिलता है। आहारक शरीर छठे गुणस्थान वर्दी रिद्धिधारी मुनि को ही मिलता है, उनके लिए ही आरक शरीर बनता है। तेजस शरीर और कार्मान शरीर हर जीव के साथ होता है। तेजस शरीर हमारे औदारिक शरीर को कांति गति देने में निमित्त है। और कार्मान शरीर है, कर्म जो पुद्गल परमाणु हैं उनको कार्मान शरीर बोलते हैं। और उसके बाद है 15 से 17 जितने शरीर है उनके अंगोपांग भी उन्हीं के हैं। देखिए उसमें और ये हाँ अपनी जो रेखा चित्र वाली बुक है उसमें पिंड प्रकृतियां दी है, अच्छा टेबल रूप में, हाँ 168 पेज पर। ठीक है, एक मिनट। सर अभी जो बताए वही सारा उन्होंने टेबल रूप में दिया है, 168 पेज पर। तो उसमें स्वरूप में दिया है, जैसे गति अपन ने करी कि जीव जिस एक गति से दूसरी में जाता है। जाति मतलब समानता से इकट्ठे एक जाति। शरीर मतलब शरीर की जैसी रचना। अंगोपांग, उसमें अपन ने काफी सारे भेद पढ़े थे अंगोपांग में। अंगोपांग में बंधन यह है कि शरीर। अंगोपांग में ओनली 3 औदारिक, वैक्रिक, आहार शरीर होते हैं। तेजस और हाँ, कारमान शरीर का कोई अंगोपांग नहीं होता है। हाँ, और ये एकेंद्री की भी नहीं होते हैं हाँ, एक इंद्रिय के भी नहीं होते हैं। टेबल पे। हाँ। यस। और बंधन में कि शरीर के जो परमाणु है वो किस तरह से बंधे, पुद्गल परमाणु का जो उस तरह से है। संघात में शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो। सर इसका क्या होगा कि शरीर के संघात परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे, वो तो बंधन हुआ। संघात शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो। एकता को प्राप्त। छिद्र रहित मतलब उसमें कंटिन्यूटी हमारे गैप शरीर नहीं। में गैप नहीं है कि एक कोई ओके। एक शरीर का उसके बाद गैप नहीं है। हाँ, संस्थान है शरीर की संस्थान आकृति। मतलब शरीर की आकृति अपन ने अलग अलग पढ़ा था, वामन रूप और ये सब कुछ। फिर हड्डियों के बंधन की विशेषता संहनन में उसमें सर ने अलग अलग बताया था कि वज्र शरीर और ये सब कुछ जैसे। सहनन में वही आएगा ना सर? हाँ, वही हड्डियां हैं जिसमें कि हड्डियों का हड्डियां कितनी मजबूत होती है, उसके बाद हड्डियों की जुड़ान कितनी मजबूत होती है। तो जैसे अंतिम तीर्थंकर का जो जीव होता है अंतिम भाव में, उनका वज्र, वृषभ, नाराज, सैनन जो सबसे उच्च कोटि का होता है वही बताया गया है। एक इंद्रिय देव नारकी के नहीं होता है सैनन, उनमें हड्डियां नहीं होती है, तो इसलिए उनका शरीर लचीला ऐसा होता है सही। जैसे चाहे वैसे मुड़ जाता है पानी की तरह। मतलब ये तिर्यंच और मनुष्य गति में ही सहनन होगा सर मतलब। यस। फिर आगे देखिए। ये स्पर्श रस गंध वर्ण का बताया है आगे। फिर अनुपूर्वी विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार। अपन ने पढ़ा था कि जब तक एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो वही शरीर होता है, जब तक मतलब उसी आकार में होते हैं आत्मा के प्रदेश। हाँ, या बट जैसे इसको मनो अपन ने एक पढ़ा था और कि नरक। जगह एक और जगह ये बताया गया था, जैसे कोई जीव है, मनुष्य है, वो तिर्यंच में घोड़ा बन के जा रहा है।
तो उसका विग्रह गति में जो आकार होगा मनुष्य का शरीर होगा, लेकिन उसका आकार घोड़े जैसा होगा। तो इस तरह से बताया गया है। अनुपूर्वी का कार्य है विहाय गति, आकाश में द्रव्य में गमन हो, विहाय गति। तो ये पिंड प्रकृतियां, मतलब एक में गति में 4 हो गई है, अगर चारों को इकट्ठा ले तो ग्रुपिंग हो गई है, वरना 4 अलग अलग से आएंगी। तो इनकी कुछ ये 63 या कुछ बताई थी। हाँ, संस्थान के दिए थे सम, चतुरस, न्योग्रो, परिमंडल, स्वास्ति, कुब्जक, वामन और हुंडक। सेनन में वज्र, वृषभ, नाराज, उसके बाद एक एक कम होता है। तो वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, असंप्रा, स्फटिक। ठीक है, और कुछ इसमें पढ़ना है? और किसी को कोई मतलब जो स्पेशल कुछ पढ़ना हो किसी को तो बताइए, वो अपन फिर से रीड कर लेते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राखी जी यदि है, राखी जी आज नहीं है, कविता जी, सुनीता जी। हाँ जी। हाँ सर, ये आतप नामकरण क्या रहता है? सूत्र 68 नंबर बताइए आप ना। 68 है आतप नामकरण, पेज 313 तत्व मणिदीप में। 171 पे दिया है, देखिए टेबल में। जी जी। ये 8 प्रत्येक प्रकृति जो अलग अलग है, 171 पे दिया है। निर्माण में जी जी। अंगोपांग हाँ की यथास्थान यथा प्रमाण रचना हो। निर्माण मतलब आंखें जहां की वहां होना, आंखें जहां पे जिस स्थिति में वहीं होना, कहीं सर पे नहीं होना चाहिए। तो ये निर्माण नाम कर्म का है। अगुरु, शरीर भारी व हल्का न हो। उपघात, अपना ही घात करने वाले अंग हो। जैसे किसी के बहुत बड़े नाखून हो, वो अपना ही घात कर लेता है। दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हो। आतप, शरीर की आभा उष्ण हो। आतप और उद्योत, शरीर की आभा शीत हो। तो इनका ये बताया है कि ये सिर्फ जो ज्योतिष है, ज्योतिष ये देव हैं, उनके शरीर में ही ये शरीर नाम कर्म उदय होता है। और ये चंद्रमा होता है, उनमें ही ये उद्योत होता है। और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, जिस कर्म के कारण हमें श्वास का आना जाना पर्याप्ति पूरी होने पर होता है। और तीर्थंकर अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ प्रवर्तन। आतप, उद्योत, उष्ण नामकरण नीचे और अलग दिया है। गर्म होता है आतप, मूल शरीर ठंडा हो जैसे सूर्य का विमान। उद्योत में आभा ठंडी होती है, उसकी मूल शरीर ठंडा ही होता है। उष्ण में आभा गर्म, मूल शरीर गर्म जैसे अग्निकायिक का शरीर। जी जी। थैंक यू सर। यहाँ पे दिया है। और बाकी उसके बाद एक और है 172 पे, देखिए जोड़े बनाए हैं। प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, ये एक दूसरे के अपोजिट है। प्रत्येक शरीर एक स्वामी, साधारण शरीर एक शरीर अनेक स्वामी। निगोदिया जीव में ही होता है ये। और त्रस, त्रस मतलब दिव्य इंद्रिय में जन्म हो, 2, 3, 4, 5 को त्रस बोलते हैं। स्थावर एक इंद्रिय होता है। सुभग, दूसरे जीव अपने से प्रीति करे। दुर्भग हो, दूसरे जीव अपने से प्रीति ना करे। सुस्वर, अच्छा स्वर हो। दुस्वर, ये अच्छा क्या स्वर हो। पढ़ रहे हैं? सॉरी तो इंटरप्ट, 1 मिनट बता देंगे। ये जो है नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ी है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और ये टेबल वाली बुक है ना, उसमें है पेज नंबर 172। ओके ओके। हाँ, तो ये कुछ जोड़े हैं जो अपोजिट में हैं। और शुभ, अशुभ है। बादर है, दूसरों को रोके, दूसरों के द्वारा रुके ऐसा शरीर हो। सूक्ष्म, न किसी को रोके न रुके ऐसा शरीर हो। पर्याप्त, अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो। अपर्याप्त, एक भी पर्याप्ति पूर्ण हो। स्थिर, शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने रहे। अस्थि, शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने न रहे। आदे, प्रभा सहित शरीर उपजे। अनादे, प्रभा रहित शरीर उपजे, मतलब कांति नो शरीर में। यशस कीर्ति में संसार में यश हो रहा है, अयश कीर्ति में अपयश हो रहा है, ऐसा जीव के द्वारा माना जाना।
सर मेरे को अनुभव हाँ बंद के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। क्या हाँ आप बता सकते हैं? हाँ हाँ पेज अभी नंबर 178 पे। यस। अच्छा, इसका 178 है। हाँ, तत्पात रूप रेखा चित्र में। हाँ हाँ, ये देखिए, अनुभाग क्या है। पहले बताया ना, कर्म के अवस्थाएं चार होती है। कर्म के प्रकार जो है, भेद है, वो किस तरह से बनते हैं। कर्म बंधन मतलब क्या है? कर्म बंधन मतलब उसके कितने परमाणु बंधे, और मतलब प्रदेश, और स्थिति मतलब कितने समय के लिए हमारे साथ रहेंगे। जैसे कोई गेस्ट है, कुछ समय के लिए आके रह गया, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो उसका रहना नहीं रहना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। लेकिन उसका जब फल आता है, तब पता लगता है कि हमें दुख दे रहा है या सुख दे रहा है। तो वो उस इंटेंसिटी को, जो फल देने की उसकी शक्ति है, उसको अनुभाग कहते हैं। तो अनुभाग है। और प्रकृति है। प्रकृति मतलब 148 प्रकृतियां वो बनती हैं। उसमें से कितनी प्रकृतियां एक समय बन सकती है, नहीं बन सकती है, वो देखा था। प्रकृति प्रदेश, कितने परमाणु बनते हैं। और स्थिति मतलब कितने समय के लिए हमारे साथ रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस तीनों का, प्रकृति, प्रदेश और स्थिति का, हमारे साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अभी भी बहुत सारी कर्म हमारे बंधे हुए हमारे साथ हैं, लेकिन हमें फल तो उन्हीं का मिलता है जिसका हम अनुवेदना करते हैं, वो अनुभाग है। अनुभाग, जो फल देने की शक्ति है, उसको अनुभाग मिल रहा है। उसी के कारण हम उसके कम ज्यादा वेदना कर रहे हैं, सुख दुख की जो वेदना कर रहे हैं, अनुभाग के कारण कर रहे हैं। इसका मैं अभी एक और पंचलब्धि में है, उसके 7-8 पेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर और कोई डाउट नहीं है तो मैं वो आपको भी दिया था पेज, अगर खोल सकते हैं तो अच्छा है। 44 पेज खोलिए, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे पास दूसरी वाली बुक नहीं है, इसीलिए। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं एक और पंचलब्धि है जिसमें ये एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ सर ने ग्रुप में भेजी ठीक है। थी। एंड क्लास एंड होगी ना, तो वापस इसी लिंक से सब लोग ज्वाइन होइए वापस। आज क्योंकि 40 मिनट की क्लास है। हाँ, ये पेज नजर आ रहा है? हाँ जी जी सर। हाँ सर। शेयर हो रहा है? हाँ, कोई पढ़ना शुरू करिए। एक 10 पेज है। ये सारा ना कर्मों का आपको क्लियर हो जाएगा ज्ञान। ये शैक्षणिक सम्यक क्या होता है, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह दिया है। एक बार एटलीस्ट पढ़ लेने से आपको आइडिया लगेगा है क्या चीज। उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो अलग डिस्कस कर लेंगे। सर ये हाँ, ये 44 पेज से पढ़ना है क्या? हाँ, वहीं से पढ़िए। एक समय में अनंत कर्मा परमाणु। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बनने वाले कहते हैं। बंद होते समय यह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, और कब तक वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। इस कालावधि को स्थिति बंध कहते हैं। हमने कल टेबल पढ़ी थी, उसका जो 10% की, जो 70 कोड़ा कोड़ी की आयु बांधता है, तो 7,000 से वर्ष तक, मतलब उसकी उत्कृष्ट और आवली, मतलब उसकी जघन्य सीमा रहती कि जब तक उदय में नहीं आते। कल एक अपने टेबल देखा था, वो इसका बता रहे हैं वो कि कब तक मतलब जीव से निबद्ध रहेगा और कब निकल जाएगा। यदि शुभ परिणति होती है तो मतलब वो निर्जरा भी हो जाती बिना हमें कुछ पता लगी। बंद होने के पश्चात नहीं, ये कर्म उन जीव के कर्म प्रदेश, परमाणु, ये उन हाँ, कर्म उन परमाणु में, कर्म हाँ। परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती है, उसे आबधा काल कहते हैं। आबादा काल आबाधा का। काल के, yes। हाँ, आबाधा काल के जो सर, आबादा इसमें भी आया था शब्द अपना, हाँ, कल कल वही ना। अभी जो आप बता रहे थे हाँ ना, 7,000 साल, 70 कोड़े कौड़ी हाँ का हाँ 7,000 साल, वो हाँ हाँ, आबादा वो काल है। अबाधा काल, हाँ, वो अबाधा उदय में काल। नहीं आएगा तब तक। हाँ, अबाधा काल के पश्चात
कर्म उदय में आना शुरू होता है अर्थात फल देकर खिर जाता है। अकर्म रूप होता है, उसकी निर्जरा होती है। यह सामान्य निर्जरा है, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं। जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, उस तरह एक समय प्रबद्ध की निर्जरा भी होती है। इस रीति से जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म सत्व रूप से पड़े हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है। सबको सुनाई दे रहा है? देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे भैया, देख पा हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म सत्वरूप से पड़े हैं, उन्हें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है। इसका मतलब ऑलरेडी बहुत अनंतानंत परमाणु सत्ता में पड़े हैं, उसमें से कुछ एक समय में अभी बंद भी रहे। इस समय जो क्या हो रहा है, इस समय उसमें से एक समय का हमें उदय में आ रहा है और एक समय का हम बंद भी रहे, लेकिन सत्ता में उतने का उतना पड़ा रहता है। वो जब तक कि हम कोई पुरुषार्थ न करेंगे, वो सामान्य रूप से निर्जरा हो रही है, लेकिन सत्ता में जनरली उतने के उतने पड़े रहते हैं। और सर एक लाइन ये भी आई है कि मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, सामान्य निर्जरा है। हाँ, तो इस ये तरह ये से- वही यही बताया ना, ये जो नॉर्मली हो रहा है, जब तक कि कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। कल बताया था ना कि तप आदि जो पुरुषार्थ पूर्वक करता है तब निर्जरा होती है, वो निर्जरा काम की निर्जरा है। ये जो है अकाम निर्जरा है, ये मोक्ष मार्ग वाली मतलब अकाम निर्जरा है, काम की नहीं है ये। एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु अबाधा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ निरंतर कुछ न कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। हाँ, यह एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु आबादा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ न कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। इसका मतलब एक समय में जो कर्म बनते हैं वो आबादा काल को छोड़ तक, जब तक उदय में नहीं आएंगे, वहां से लेके जैसे 10 साल का बंदे हैं और मान लो 1 घंटा उसकी आबादा है, तो 1 घंटे के बाद से लेके एक समय से लेके 10 साल तक के उसके पूरे परमाणु हर एक स्थिति में फैल जाते हैं। और उसमें से कुछ न ऑलरेडी कुछ है, उसमें ऐड होके फिर कुछ न कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। इसे कर्म का उदय काल कहते हैं। तो उदय में हर समय उदय में भी आ रहा है और हर समय बंद भी रहा है, लेकिन सत्ता में जितना पड़ा है उतना जनरली पड़ा है। और एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ये निषेक वर्ड पहली बार सुना होगा, इसको ध्यान में रख लेना। तरह उदय में जितने भी परमाणु आ रहे हैं उन सबके समूह को, आपको कारमान वर्गना के वो अलग है, उनका निषेक अलग है, ज्ञानावर्णी का अलग है, दर्शनावर्णीय का अलग है, हर एक का अलग अलग निषेक उदय में आ रहा है। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते हैं। हम प्रति समय कर्म बांधते आ रहे हैं, इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है वे अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं और उनका फल भी उनके अनुभाव के अनुसार मिलता है। परमाणु उदय में भी आते हैं और उनका फल भी मिल रहा है, उनके अनुभाव के अनुसार मिलता है। अनुभाव मतलब जिस उसकी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से मिलता है। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले, सर पेज फ्लिप होगा सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट। उन उनके समूह को हम निषेक कहते हैं। इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। उसे आड़ी रेखा से बताते हैं। एक चित्र दिया हुआ है उसमें इन्होंने इसमें कई सारी आड़ी लाइनें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कई सारी लाइनें हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई हमारे शरीर में ऐसे लाइनें बनी नहीं है, बट हर जगह कई हाथ पे कई उधर
जितने भी परमाणु हैं, बट परमाणु उसमें से अलग अलग समय के बंधे हुए हैं, लेकिन इस समय जो उदय में आने वाले हैं वो कहीं से भी उदय में एक निषेक बन के आ जाते हैं। आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। उसे आड़ी रेखा से बताते हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया आड़ी रेखा से और उसके ऊपर ओवरलैप किए दूसरी रेखा, तो हाँ, इस मतलब पे उसको द्वितीय निषेक की एक द्वितीय आएगा, फिर जो दूसरा आएगा वो उसके ओवरलैपिंग कर रही है, अब उसको इन्होंने द्वितीय निषेक को बताती है। प्रति समय एक निषेक इस तरह अपने कर्म में अपने अपने अनेक निषेक, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते हैं। यहाँ दिखा है प्रथम कर्मों की, निषेक, हाँ उसके ऊपर पूरे हाँ, भविष्यकालीन, भविष्य मतलब प्रथम इस समय को छोड़कर जो आने वाले हैं भविष्य में, उसके निषेक पड़े हैं। अगले समय में क्या होगा, ये पहला वाला निषेक खिर जाएगा और इस समय में जो बांधे थे वो पूरे में सब में थोड़ा 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 सब में मिल जाता थोड़ा है। थोड़ा वो सर जो अपने कल भी कर्म की जो प्रकृतियां बनती उसमें भी एक आया था इस तरह से कि जैसे आयु कर्म हर समय नहीं बनता तो 7 उसमें बट जाता है, वो इससे रिलेटेड होगा क्या? हाँ, नहीं, वो है, ये एक एक कर्म की स्थिति ऐसे बनेगी अलग अलग की, कोई एक दूसरे की नहीं है। हर की अपनी अपनी ज्ञानावरण की अलग बनेगी, दर्शनावरण की, उसमें भी मति ज्ञानावरण की अलग बनेगी, श्रुत की अलग अलग बनेगी, क्योंकि हर हर कर्म का प्रकृति का उदय अलग अलग है। सबका मिला के एक इफेक्ट भी अलग आ रहा है, लेकिन सबका अलग अलग है। इसमें यस, ये जनरल बता रहे हैं, आयु का भी ऐसे ही अलग बनेगा। ओके। कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेक रचना होती है। यहाँ तुम ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं। यस, जब जब कर्म बनता है तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं, जो जहां पर स्थित हो, परंतु जिन किन्हीं परमाणुओं के समान स्थिति होगी उनको हम निषेक कहेंगे। ये मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन है। परमाणु जो होंगे समान स्थिति, उन्हीं को हम निषेक कहेंगे। और ये मतलब बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए बताया है, ऐसे लाइन से नहीं कर्म खड़े हैं, पूरे आत्मा के जितने भी असंख्यात प्रदेश है उसमें समान रूप से फैले हुए हैं, और जो सेम मतलब है कैटेगरी के उनको निषेक कहेंगे। कर्म परमाणु में स्थिति के साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणु में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो सबसे छोटे ही उसकी यूनिट है, और जो इनका जो पूरा समूह होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम वर्गना, और वर्गना के जैसे अलग अलग हम पढ़ते हैं वो है। सर आगे पढ़ूं या आप कुछ कहना चाहेंगे वर्गना या विभाग प्रतिच्छेद पर? हाँ, ये थोड़ा जस्ट इतना समझ लीजिए कि जैसे टाइम का सबसे, हम जो जानते हैं मिनिमम यूनिट एक सेकंड होता है, वैसे तो उससे ज्यादा भी हमारे अध्यात्म के हिसाब से एक समय बोलते हैं। एक सेकंड में भी हजारों समय के असंख्यात समय हो जाते हैं। एक पलक झपकने तक असंख्यात आवली हो जाती है, और एक आवली में असंख्यात समय हो जाते हैं, तो समय बहुत छोटा है। ऐसे ही शक्ति को कैसे बोलेंगे, इसकी शक्ति कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसकी यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद हो गई है। एक एक, किसी की शक्ति 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। नेक्स्ट क्लास चलेगी पूरा, तब पूरा हो जाएगा। ओके, तो अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं उसको, सबसे छोटे अंश को। ठीक है, तो ऐसे एक एक जैसों को अगर मिला लेंगे, जिसकी 1 है, एक एक के कई सारे 10 मिला के एक वर्ग बन जाएगा, और 10-10 के ऐसे मिलके और बनाएंगे तो वर्गना बन जाएंगी। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गणा को जघन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। जिनमें एक से अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, ऐसे वर्गों की वर्गणा को द्वितीय वर्गणा कहते हैं। प्रथम वर्गणा को नीचे लिखते हैं और द्वितीय वर्गणा को ऊपर लिखते हैं।
हाँ, और इनको इनको वर्गना को सबको मिला के एक स्पर्धक बोलते हैं। ऊपर जो है सो स्थिति को बताने के लिए निषेक बताया, और अविभाग प्रतिच्छेद अनुभाग को बताने के लिए स्पर्धक वर्ड वर्गना। यूज होता है। ये ऊपर दिया। हाँ। निषेक निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना हो, ये तो मात्र आलेख है, नहीं, ये ऊपर है, चित्रांकन। ऊपर अनंत वर्गनाओं के समूह को अच्छा, स्पर्धक। हाँ हाँ हाँ। अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगुने होते हैं, वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। जब 3 गुना होते हैं तो तीसरा स्पर्धक, मतलब 3 टाइम्स ये बढ़ते हैं, फिर वो एक स्पर्धक खत्म होता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, मतलब ऐसे बढ़ते रहते हैं। किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की जब हम निषेक रचना देखते हैं, तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। वस्तु अनुभाग सबसे हीन होता है। अगर नहीं, वो काट ऊपर दिया। ऊपर ऊपर से ऊपर के निषेक में परमाणु कम होते जाते हैं। परमाणु कम जैसे, होते जाते हाँ, हैं। जैसे ये ट्री दिखाया ना एक, तो नीचे एक लाइन दिखाती है, ये है आबादा काल। कोई कर्म बांधा हमने, उसकी आबादा काल दिखाई है वर्टिकल लाइन से, और उसके बाद प्रथम निषेक दिखाया, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिखाया, और ये लास्ट निषेक है। तो प्रथम निषेक से में सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। परमाणु बोलते तो प्रदेश, कितने प्रदेश हैं, कितने परमाणु इसमें होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। अंतिम निषेक में सबसे कम परमाणु होते हैं। बट परमाणु का और अविभाग प्रतिच्छेद या स्पर्धक का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कि मतलब वो बाद वाले परमाणु कम है तो उनकी इंटेंसिटी कम होगी, इससे कोई रिलेशन नहीं है। निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना हो, वे तो मात्र आलेख है, चित्रांकन है। जिस तरह वस्तु की कीमतें दर्शाने वाले आलेख होते हैं, या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय उनकी रनों की संख्या का आलेख बताते हैं, उसी तरह यहाँ समझना, जैसे हम कुछ स्कोर बोर्ड देखते हैं, उसी तरह इन्होंने समझाया है कि ये मात्र समझाने के लिए बताया है। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंतानंत वर्गणा और स्पर्धक होते हैं। मां मंद अनुभाग से लेकर त्रिवत्रम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है। घाती कर्म और अघाती कर्म में स्पर्धक रचना के नाम इस प्रकार हैं। घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 प्रकार है। लता भाग, दारू भाग मतलब काष्ठ भाग, अस्थि भाग, शैल भाग। लता यानी बेल नरम होती है, कठिन नहीं। वैसे इस स्पर्धकों का अनुभाग मंद होता है। लता से दारू यानी काष्ठ कठिन होता है, वैसे इन स्पर्धों का अनुभाग अधिक होता है। यहाँ पर उससे भी कास्ट अधिक मतलब अनुभाग लकड़ी हो गया, लकड़ी, लकड़ी के साथ। हाँ लकड़ी। और मतलब ये नाम से ही उन्होंने उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हाँ, दर्शाया, कि जैसे लता है मतलब बेल है तो मतलब मंद होगा, उससे थोड़ा सा अप कास्ट, उससे और ज्यादा हार्ड जो है वो अस्थि भाग है, और फोर्थ शैल यानी पत्थर वाला भाग। दारू यानी कास्ट कठिन होता है, वैसे इन स्पर्धकों का अनुभाग अधिक होता है। उससे भी अधिक अनुभाग अस्थि भाग वाले और सर्वाधिक अनुभाग शेल भाग वाले स्पर्धकों का होता है। कास्ट से हड्डी और हड्डी से शैल यानी शिला, पत्थर कठिन होता है, ऐसा ही यहाँ समझना। इसमें हर प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी व अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा शैल, अस्थि, दारू और लता जैसे अनुभाग के 4 स्थान पाए जाते हैं। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है, तो उसे चतुर्थ स्थान बंद कहते हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बनती है, तब त्रिस्थानागत अस्थि, दारू, लता भाग वाले स्पर्धक बनते हैं। मतलब जब विशुद्ध परिणाम होंगे तब हमें अति तीव्र वाली, मतलब जो शैल वाली है, पत्थर वाली, वो नहीं बंधेगी। अस्थि, दारू और लता वाली बंधेगी, मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से। शैल भाग वाले नहीं बनते। और द्विस्थान बंध जब होता है तब दारू और लता भाग रूप बंद होता है, शैल अस्थि भाग रूप वाला बंद नहीं होता है।
घाती कर्म की में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के 4 स्थान देखे, उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की प्रकृति होती है। उनके अपने अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग है। प्रशस्त प्रकृति में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार है। इनको भी इन्होंने मतलब थोड़ा सा डे टू डे लाइफ से जोड़ा है, नाम जो दिए, गुड़, खांड, शक्करम, अमृत। इन 4 पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती है, क्योंकि प्रशस्त प्रवृत्ति होती जो मंद से तीव्र की ओर जाती है, इसलिए इन्होंने गुड़, खांड, शक्कर और अमृत ऐसा लिया है। इसमें मीठापन वैसे लिया इन है, इसमें हाँ, मीठापन लिया है जो मतलब अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अनुभाग स्पर्धक होते हैं। इन 4 पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है। वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अधिकाधिक होती है। इसमें जब द्विस्थानगत बंध कहते हैं, तब गुड़ और खांड वाले भाग स्पर्धकों का बंध समझना, और जब चतुस्थ स्थान कहेंगे तब चारों का ही समझना। मतलब जो हमारे बंध है, जो ऊपर लता और कास्ट का बंध जब 2 स्थान वाला बनता है, तब मतलब उन्होंने ये गुड़ और खांड से किया है उसका नहीं कंपैरिजन नहीं कि इस तरह नहीं का बंध। नहीं नहीं, ये वो घातिया कर्मों के नाम है, ये है अघातिया कर्मों में नाम है। ये दोनों का रिलेशन नहीं है, दोनों को अलग अलग टाइप के हैं। घातिया में तो सारे सब के सारे प्रशस्त प्रकृति किसमें बंधेगी फिर? ओनली अघातिया में। अघातिया में 2 भाग है, घातिया में एक ही है, पाप रूप प्रकृति है वो, तो इसलिए अच्छा, ये उसका नाम अघाती अलग के दिया। प्रशस्त और अप्रशस्त दिया है मतलब। हाँ, ये सिर्फ अघातिया में है, जो पुण्य और पाप बोलते हैं ना, उसको ही प्रशस्त अप्रशस्त कहा है, तो इसलिए इसके नाम अलग अलग दे दिए हैं। तो सर यह द्विस्थानगत बंध हाँ, कैसे आया गुड़ और फिर? खांड का ही होगा। सेम अच्छा, सेम उन सेम। दोनों का होगा, ओके। इन दोनों का उससे होगा। रिलेशन नहीं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो से 4 रिलेशन। दिए उसमें 2 3 4 उसके हिसाब से होगा। अच्छा, इन अघाती की अप्रशस्त प्रकृतियों में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार हैं। निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल, इसमें भी इन्होंने कम से ज्यादा की ओर दिया है। ये पदार्थ अधिकाधिक कटु है, कड़वे है, उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, तब अघात्या की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत ही रह जाता है, चतुर्स्थानगत बंध नहीं होता। मतलब सर जब विशुद्ध परिणाम रहेंगे तब 2 ही तक बंधेंगे, मतलब यस यस। ये हाँ, इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत हीन होता जाता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी ही, इसे हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। हाँ, इसमें परिणामों की विशुद्धि से बताया, ये इतना कुछ हो जाता है। अनुभाग कम बनता है, और जो सत्ता में बंधे उनका भी अनुभाग कम हो जाता है। कोई और पढ़ना चाहेगा? शायद पढ़ने मोबाइल पे Yes. पढ़ पा। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप। 48 पेज। हाँ जी। चार्ट दिया हुआ है। घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा 4 स्थान। घाती कर्म, अघाती कर्म अप्रशस्त ही है। घाती कर्म अप्रशस्त ही है, शैल, अस्थि, दारू, लता। और अघाती कर्म